ये आपको पता होगा ये टर्म यूपी पीजीटी का पहला लिटरेरी टर्म है। सो मतलब जीआईसी लेक्चरर वाला उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रेनेसांस, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब भी लिटरेरी टर्म पढ़ा जाए तो बेहतर है कि आप उसको एम.एच. एब्राम्स से पढ़ें या कटन से पढ़ें। तो यहाँ जो भी डिस्कशन आज होगा वो एब्राम्स से ही होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको मार्क भी कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लोग क्लास के बाद नोट्स बना लेंगे, ठीक है। रेनेसांस टर्म, इसकी मीनिंग रिबर्थ जानी जाती है। किस चीज़ के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फॉलोइंग द मिडिल एजेस, यानी एक समय काल को वो नाम दे दिया गया रेनेसांस का, ठीक है। भले वो रीअवेकनिंग है, रीबर्थ है, लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछा जाए व्हाट इज़ रेनेसांस तो आंसर है कि इट्स अ पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री फॉलोइंग द मिडिल एजेस, यानी मिडिल एज के बाद जो मध्यकाल था उसके बाद का जो समय है उसे रेनेसांस के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है इट बिगैन इन इटली इन द लेट 14th सेंचुरी, यानी 14वीं शताब्दी के अंत तक, यानी लगभग मान के चलिए कि 1390 के आसपास की बात हो रही है। इसकी शुरुआत इटली से हुई है। और इसमें क्या था, क्या कुछ नया था? तो यूरोपियन आर्ट्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर reached an eminence not exceeded in any age, यानी इस वक्त, इस समय काल के दौरान रेनेसांस में जो यूरोप के का है कि तमाम आर्ट्स हैं, आर्ट्स में केवल पेंटिंग नहीं आती, आर्ट में पेंटिंग भी है, स्कल्पचर भी है, आर्किटेक्चर भी है, लिटरेचर भी है। ये सारे के सारे उस पोजीशन तक पहुँचे जैसा पहला कभी हुआ नहीं था। एक तरह से आप कहेंगे इट वॉज एट दी एपेक्स, इट वॉज एट दी पीक। और पहुँचते पहुँचते यूरोप के अदर कंट्रीज से होते हुए इंग्लैंड में आने में 16th सेंचुरी हो गया, है ना। इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। और जब 16th सेंचुरी आ जाएगा तो आप याद करिए इंग्लैंड के लिटरेचर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे इंग्लैंड का, तो उसमें एलिजाबेथन एज है और जैकोबियन पीरियड है। डेट मैच कराइएगा। एलिजाबेथन एज नॉर्मली शुरुआत उसकी 1558 के आसपास से मानी जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1603 तक होगा, और 1603 से 1625 तक आई थिंक जैकोबियन पीरियड है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। तो ये वो समय है, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज दोनों के समय को कवर किया रेनेसांस ने इंग्लैंड में। इवन अगर बात करें, चूँकि हमने अभी जैकोबियन पीरियड की बात कर ली, आप देखिए वही समय है ना जॉन मिल्टन का, 1608 में पैदा हुए थे वो, यानी वो लगभग थोड़े जवान रहे होंगे उस समय, या यूँ कह लीजिए टीन एज में रहे होंगे, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया लास्ट वाला। जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रेनेसांस पोएट। तो रेनेसांस की बात करेंगे तो रेनेसांस के लास्ट में, जैसे लास्ट रोमांटिक के नाम से W.B. येट्स को जाना जाता है, उसी तरह से लास्ट ग्रेट रेनेसांस पोएट के नाम से जॉन मिल्टन को जाना जाता है। वॉज बोर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। कई तरह की डेफिनेशंस देने का प्रयास किया गया है रेनेसांस को समझने समझाने के लिए। उसमें एक जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसको मार्क कर दिया है, द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशेज ऑफ द डार्क एजेस। तो एक तरह से ये एक मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत रही, कहाँ पर? ऑन दी ऑफ द एशेज ऑफ द डार्क एजेस। डार्क एजेस जो बीते, खास करके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिडिल एज जो है किसी भी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जो मध्यकाल है वो अच्छा नहीं दिखा, उसमें तमाम नेगेटिविटी है, तमाम उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, डीमेरिट्स हैं। इवन आप अपने इंडिया की बात कर लें, बार बार हम लोग बातें करते हैं, जैसे
अपने यहाँ जब बात होती है कि हम जब अपने पुराने लोगों को या पुराने रीति रिवाज की बात करते हैं, वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की, उस समय कोई ढकोसला नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी। अब बाद में आकर के चीज़ें बिगड़ गई, मिडिल एज में आकर के। तो मध्यकाल आप विश्व का देख लें, आप भारत का देख लें, ज़्यादातर जगहों पे मिडिल एज जो है वो डार्क एज ही है। तो उस डार्क एज की ऐश पर खड़ी इमारत है रेनेसांस की, मॉडर्न वर्ल्ड की। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बर्थ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आउट ऑफ द एशेज ऑफ द डार्क एजेस। और एक और बात है, इवन 1940s के आसपास, देखिए बात हम कर रहे हैं 16th सेंचुरी की। 16th सेंचुरी के बारे में बातें होती रहीं और 1940s में भी, यानी 20th सेंचुरी की बात, उसके 400 साल बाद, उस समय भी ऐसा रहा कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हुए जिन्होंने रेनेसांस की जगह पर कह लीजिए, या उसमें ऐड कर दिया, उसको अर्ली मॉडर्न कहने लगे वो लोग। अर्ली मॉडर्न कहने का तात्पर्य ये था कि आप समझ पाए कि रेनेसांस से मॉडर्निज्म की शुरुआत, पूरा का पूरा मॉडर्निज्म नहीं है रेनेसांस में, लेकिन आप रेनेसांस से मॉडर्निज्म की शुरुआत, अर्ली मॉडर्निज्म की शुरुआत आप मान सकते हैं। बार बार यही बात समझाने की कोशिश करते हैं एब्राहम्स भी कि हिस्ट्री ऐसी नहीं होती कि आप उसको हार्ड बाउंड कर लें, एक जो है बाकायदे एक आप लकीर खींच दें कि यहाँ से यहाँ ये पर्टिकुलर एज है, इसके बाद ये दूसरा एज है। ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, आप उस ढंग से उसको नहीं देख समझ सकते। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है, द फुल इम्पैक्ट ऑफ मेनी डेवलपमेंट्स इन द रेनेसांस did not make itself felt until the Enlightenment in the later 17th and the 18th centuries। अगर रेनेसांस के पूरे इम्पैक्ट को समझने का प्रयास हम करें, जानने का प्रयास करें, तो उसका कंप्लीट इफेक्ट आपको इनलाइटनमेंट तक जाकर के मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि रेनेसांस को समझने के लिए बाद में आपको इनलाइटनमेंट भी समझना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बार बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जेरेमी बेंथम वगैरह से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस आते हैं। तो रेनेसांस को पूरी तरह समझना है तो 16th सेंचुरी रेनेसांस के साथ साथ बाद में आपको 17th और 18th सेंचुरीज़ का इनलाइटनमेंट भी समझना होगा। इसमें कई तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स को अलग अलग हेडिंग्स में आप देख सकते हैं। द न्यू लर्निंग एक है, नया ज्ञान, नई सीख। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा द न्यू रिलीजन, जिसमें आप रिफॉर्मेशन की बात करते हैं। आपको एक मिलेगा द न्यू वर्ल्ड, जिसमें तमाम डिस्कवरी की बात है। और आपको एक मिलेगा द न्यू कॉस्मोस, और फिर न्यू फिलॉसफी भी आपको मिलेगी, न्यू साइंस मिलेगा आपको। तो अलग अलग डोमेन है इसके, अलग अलग फील्ड्स हैं दैट वी हैव टू गो थ्रू। आज बात हम करेंगे न्यू लर्निंग की। न्यू लर्निंग में फिर हम बात करेंगे किस तरह से न्यू लर्निंग आई और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले रेनेसांस के जो स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे, क्लासिक्स को पढ़ना शुरू किया उन्होंने, और उन्हें कहा गया ह्यूमैनिस्ट। और आप देखिए क्वेश्चन भी आया हुआ है एलटी में कि ह्यूमैनिज्म किससे जुड़ा हुआ था,
तो क्लियर आंसर यहाँ पर देखिए आपको कैसे दे रहे हैं एम एच एब्राहम्स। जो रेनेसांस स्कॉलर्स हैं जो क्लासिक्स की को पढ़ते थे वो कहलाए ह्यूमैनिस्ट। क्या किया था उन्होंने, उनका काम क्या था? अब जब क्लासिक्स की बात आएगी तो श्योर है कि वहाँ पर ग्रीक और रोमन लैंग्वेज की बात आएगी। तो क्या किया उन्होंने? दे रिवाइव द नॉलेज ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, जिसको हिंदी में आप यूनानी भाषा कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज के नॉलेज को रिवाइव किया। रोमन ऑथर्स को भी पढ़ा, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी उसको और आगे बढ़ाया। उससे क्या हुआ? टू ओपन अप अ सेंस ऑफ द वास्टनेस ऑफ द हिस्टोरिकल पास्ट। पहली चीज़ कि ये बोध कराया सभी को कि जो पास्ट में रोमन ऑथर्स हुए हैं, ग्रीक ऑथर्स हुए हैं, उन्होंने कितना कुछ लिखा है, और एज वेल एज टू इनलार्ज इमेंसली द स्टॉक ऑफ आइडियाज़। जो तमाम हमारे क्लासिक्स में आइडियाज़ हैं, ग्रीक लिटरेचर में, रोमन लिटरेचर में, वहाँ से उन आइडियाज़ को लेना और उसको स्प्रेड करना, बढ़ाना। और केवल आइडियाज़ ही नहीं, मटेरियल्स, लिटरेरी फॉर्म्स, स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें जो है रेनेसांस राइटर को अवेलेबल कराया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि यही वो दौर था जब पेपर पर प्रिंटिंग शुरू हुई, या यूँ कह लीजिए प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ, जिसका एक तरह से कह लेंगे जिसके लिए श्रेय दिया जाता है जोहान गुटेनबर्ग ऑफ मेंस, जर्मनी में मेंस जगह है, वहाँ के थे जोहान गुटेनबर्ग। उनको क्रेडिट दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की प्रिंटिंग चाइनीज़ ने पहले शुरू कर दी थी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एब्राहम्स खुद बता रहे हैं। खैर, ये समझना है कि इस दौर में प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो उससे क्या बदला? उससे ये बदला कि पहली बार किताबें खूब ढेर सारी और बड़ी कम पैसे में, चीप तरीके से, दे a kind of what? स्वागत है आपका आलोक जी। आपने जो दिया था शायद उससे नहीं जुड़े हैं, आप किसी और आईडी से जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम प्रिंटिंग के आने से क्या हुआ? किताबें काफ़ी सस्ती हो गई और खूब ढेर सारी किताबें छपी। और ढेर सारी किताबों के छपने से क्या हुआ? फ्लड्स ऑफ पब्लिकेशंस, इतने सारे पब्लिकेशन हाउसेस आ गए और उन सबों ने भर भर के एंशिएंट और मॉडर्न चीज़ों की छपाई शुरू कर दी। और जब एंशिएंट किताबें, यानी जो तमाम क्लासिक्स की चीज़ें हैं, क्लासिकल बुक्स हैं, क्लासिकल लिटरेचर है, जब वो छपना शुरू हो गया और लोग, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, नई बहुरिया इनी साबुन तेल मंगूनी की लगूनी, जो भी है। तो नया नया शौक़ था, लोगों ने खूब पढ़ा। और एक तरह से कह लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई आप केवल ज्ञान के लिए करते हैं, कई बार आप इंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं। इवन नॉवेल वगैरह की शुरुआत आप देखेंगे, हिस्ट्री क्या है, नॉवेल क्यों लिखा गया, तो उसकी वजह यही रही। ड्रामा जो है इतना पॉपुलर हुआ केवल इसलिए क्योंकि वो इंटरटेनमेंट का एक साधन रहा। बाद में उसकी जगह ज़्यादातर फिल्मों ने ले ली। तो यहाँ ये जानना है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से लोगों के रीडिंग हैबिट में बहुत एक लंबा उछाल आया। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग की बात अगर करें, इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, और ये पहुंची कब, इंग्लैंड में कब पहुंची है टेक्नोलॉजी? इट रीच्ड टू इंग्लैंड इन 1476। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि
जोहान गुटेनबर्ग जो है जर्मनी वाला, इसने प्रिंटिंग कब शुरू की? 1476 तो डेट विलियम कैक्सटन की है, जब उन्होंने वेस्टमिंस्टर में एक प्रेस खोला। वेस्टमिंस्टर काफ़ी फेमस जगह है, आप लोग जानते होंगे। वेस्टमिंस्टर एबे जो है इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स के लिए काफ़ी फेमस जगह है, और इसमें ढेर सारे फेमस लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है। एक बार आप गूगल करिएगा वेस्टमिंस्टर एबे के बारे में। तो वेस्टमिंस्टर जो जगह है उसके बारे में बात करें, वहाँ पर विलियम कैक्सटन ने एक प्रेस सेट किया, और उस समय जो किताबें वहाँ छपीं उसमें थी कैंटरबरी टेल्स चौसर की, और मैलोरी की ले मॉर्टडी ऑथर। ये 2 किताबें रहीं। अब रेनेसांस को और बेहतर से समझने के लिए हम रेनेसांस एरिस्टोक्रेसी की बात करें अगर, तो ये अच्छे से एक्सप्रेस की गई है बाल्दासर कैस्टिग्लियोन्स के एक वर्क में, जिसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो उसका नाम है द कोर्टियर। द कोर्टियर वो वर्क है जो पब्लिश हुआ था 1528 में, और ये किस तरह की किताब थी? ये तमाम कर्टसी बुक्स में से एक बुक थी। कर्टसी बुक क्या होती है? कर्टसी जो टर्म है कोर्ट से बना हुआ है, कोर्ट के रहन सहन को समझना, कैरेक्टर को, ऑब्लिगेशंस को समझना, कोर्ट में कोई रहेगा तो कैसे रहेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड जो तमाम बुक्स उस वक्त लिखी गई उन किताबों को कहा गया कर्टसी बुक्स। और उन तमाम कर्टसी बुक्स में एक किताब थी द कोर्टियर रिटन बाय बाल्दासर कैस्टिग्लियोन। एक बार आप नाम देख भी लीजिएगा कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका यही है ना। तो द कोर्टियर वाली जो बुक है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ही टॉक्स अबाउट रेनेसांस मैन। पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। रेनेसांस मैन का जो कॉन्सेप्ट है, रेनेसां का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए रेनेसां मैन को भी थोड़ा समझना होगा। कैसा होता है ये आदमी? ये एक ऐसा इंसान होता है जो तमाम उसकी फैकल्टीज़ हैं, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्टिक है, सब में एक तरह से आप कह लीजिए अ काइंड ऑफ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, अ काइंड ऑफ पॉलीमैथ। पहले डिस्कस किए हैं हम लोग। क्या लिखा है? स्पेशली ट्रेन्ड टू बी अ वॉरियर एंड स्टेट्समैन, but is capable also as athlete, philosopher, artist, conversationalist and man of society। ट्रेनिंग मिलती है वॉरियर बनने की और स्टेट्समैन बनने की। स्टेट्समैन क्या होता है? आजकल हम लोग पॉलिटिशियंस को जानते हैं। एक दौर था जब देश में ढंग की राजनीति होती थी, ढंग के राजनेता होते थे, एंड दे यूज्ड टू बी नोन एज स्टेट्समैन। तो वॉरियर और स्टेट्समैन बनने की ट्रेनिंग मिलती थी इन लोगों को, लेकिन ये ऐसी क्वालिटी वाले होते थे, ऐसे मल्टी टैलेंटेड होते थे कि एथलीट भी होते थे, फिलोसोफर भी होते थे, आर्टिस्ट भी होते थे, कन्वर्सेशनलिस्ट भी होते थे, और सोसाइटी में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। तो इसीलिए ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ भी है। इंग्लैंड का एग्जाम्पल है सर फिलिप सिडनी का, और दूसरा एग्जाम्पल जो है आपका लियोनार्डो दा विंची का है। इन दोनों को रेनेसांस मैन के उस डेफिनेशन में आप देख पाएंगे कि दे जस्टिफाई दैट डेफिनेशन। और क्या है, ये जो रेनेसां मैन हुआ करते थे, इनका एक तरह से प्लेटोनिक लव का कोड होता था। मतलब कोड का मतलब इनका जो तौर तरीका था रहने का, क्वाजी रिलीजियस कोड ऑफ प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो एक बार सर्च करें आप, वैसे थोड़ा बता दे रहा हूँ। प्लेटोनिक लव का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट है जो शुरू में कोई टीनेजर जब वो बहुत ज़्यादा सोल की बात करता हो, या यूँ कह लीजिए कि जो बहुत ज़्यादा
फिजिकल होने या रहने की बात न सोचता हो, जो बहुत दुनियादारी की बात न सोचता हो, बहुत आइडियलिस्टिक हो, जो अपने विचारों की दुनिया में उसने एक बड़ी सुंदर छवि बना रखी हो, वो गाना याद करिए, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तो जब सामने वाले में रब दिखने लगे और जब आपको सजदा करने का मन बने, तो वो प्लेटोनिक लव है। जब आप रियलिटी में, मतलब विदाउट एनी सेक्सुअल अराउजमेंट, हाँ बिल्कुल, तो फिजिकली नीड को छोड़ के मतलब उसकी सोल से लव करें। हाँ वही सोल से लव करें। हाँ क्या बोल रहे हैं आलोक? अब्राहम कौले। क्या अब्राहम कौले? प्लेटोनिक लव। अच्छा, नहीं आइडिया है, देखना पड़ेगा मुझे, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें, कि कुछ नई बातें बताएं हम लोगों को। एक बार देखना। प्लेटोनिक लव इज द वर्क ऑफ अब्राहम कौले। नहीं आइडिया है, ठीक है, अच्छी बात है, आप शेयर करिएगा उसको सर्च करके ग्रुप में, विल सी दैट। तो यहाँ बात हो रही है कि जो रेनेसांस मैन होते हैं वो प्लेटोनिक लव में विश्वास करते हैं, क्वाजी रिलीजियस कोड ऑफ प्लेटोनिक लव। और क्या होती है क्वालिटी उनकी? एक मिनट, उसमें है एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शंस आर क्राउन्ड बाय द ग्रेस ऑफ, टर्म है स्पेरेजाटुरा, ये इटालियन टर्म है, और ये टर्म किस चीज़ को डिफाइन करता है? इटालियन टर्म फॉर द सीमिंग स्पॉन्टेनिटी एंड कैजुअल ईज which a trained person may meet the requirements of complex and exacting rules। जो ट्रेनिंग उनको मिली होती है, किसको? रेनेसांस मैन को, तो उसमें जो स्पॉन्टेनिटी होती है और कैजुअल ईज होती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है जो कुछ भी आएगा वो स्पॉन्टेनियस आएगा, वो बहुत एफर्ट के साथ नहीं आएगा, यानी उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, ऐसी मैनिफेस्टेड होगी कि कुछ भी आपको उसमें बनावटी नहीं लगेगा। थिंग्स विल सीम स्पॉन्टेनियस और कैजुअल ईज होगी रूल्स को फॉलो करने में। तो ऐसे लोग जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी रेनेसांस मैन। तो आज अभी हम यहीं रुकेंगे, कल बात करेंगे रिफॉर्मेशन की, न्यू रिलीजन की, मार्टिन लूथर का क्या कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो पॉइंट्स शुरू में डिस्कस किया हमने उसके बारे में बात करेंगे।